देखिए भैया, चुप हो जाइए भैया। ठीक है भैया, तो आज जो बात करेंगे बेसिकली वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है भैया, तो कल बात चल रही थी, हमने बताया था भैया कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन चार तरीके से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला क्या था भैया, थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हमने क्या किया था भैया, मेटल की सरफेस को गर्म किया था, जैसे आप तवे को गर्म करते हो। ठीक है भैया, और धीरे धीरे गर्म होकर जैसी उसकी एनर्जी क्या होगी भैया, एक सफिशियंट अमाउंट में पहुंच गई, मतलब थ्रेशोल्ड के या वर्क फंक्शन के पार हो गई, तो वैसे ही क्या हो भैया, इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर भाग गया सरफेस के। ठीक है भैया, दूसरा बताया था भैया फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो नेगेटिव होता है। वो लगातार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर जो कि सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं उन पर लगातार फोर्स लगाती रहती है, और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, फिर उसके बाद भैया आपका थर्ड एमिशन था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमें पता भैया लाइट एक क्या है भैया, एनर्जी है, और एनर्जी है जब लाइट गई एक सफिशिएंट एनर्जी से हम क्या कहते हैं भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, जब वो एनर्जी लाइट से वो एनर्जी मिलती है और किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब आपको पता ही भैया, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो ग्राउंड स्टेट से कहां पे चले जाता है भैया, एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो ग्राउंड स्टेट से नहीं, सीधा एटम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है भैया, वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन से ज्यादा की एनर्जी होगी। ठीक है भैया, इसे हम क्या कहते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा जो था भैया, चौथा जो था वो सेकेंडरी था भैया, कि हमने क्या किया भैया, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से टकराया, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने क्या किया भैया, अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी भैया, जो सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था, और इसके इंपैक्ट की वजह से, इस इंपैक्ट की वजह से वो जो सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल गया। हमें जो पढ़ना है यहाँ पे भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो भैया जब एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है भैया, सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं भैया, वो जब मेटल की सरफेस पे पड़ती है, तो भैया क्या होता है भैया, मेटल की सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, मेटल एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड हो जाता है ना भैया, और एक्साइटेड होकर क्या होता है भैया, वो मेटल को छोड़कर, उस एटम को छोड़कर क्या होता है भैया, बाहर निकल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंसिडेंट लाइट, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सरफेस ऑफ मेटल ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है भैया, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the emission of electron by incident light है भैया। इस केस में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, should be greater than वर्क फंक्शन। दोबारा बोल रहा हूं भैया, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इंसिडेंट लाइट। ठीक है भैया, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है किसके द्वारा, इंसिडेंट लाइट की वजह से, इंसिडेंट लाइट की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और कंडीशन क्या है भैया, कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए भैया, ज्यादा होनी चाहिए। अब बात करता हूं भैया, लाइट के अंदर ऐसा होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है भैया। तो भैया हम बता रहे भैया, आए भैया कौन, प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक। अब बात करते भैया प्लैंक की, ध्यान दीजिए भैया, प्लैंक आ गए भैया। भैया न्यूटन ने बोल दिया था भैया कि भैया क्या है भैया, न्यूटन ने बोला था भैया कि लाइट जो होती है जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उनको कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। लेकिन फिर आए प्लैंक के भी कीड़ा उछला, क्योंकि ये फिनोमिना रैप्टा मार के सीट से उठाने वाला फिनोमिना कौन कर सकता है, तो केवल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या भैया, पार्टिकल है। रैप्टा क्या है, पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगा भैया, वो भाग जाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट का रैप्टा हुआ तो क्या होगा, बंदा सीट से नीचे। ठीक है भैया,
तो भैया यही है कि भैया प्लैंक आया, प्लैंक ने बोला भैया कि अगर फोटोन लाइट में, लाइट ऐसा कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, तो इसका मतलब लाइट भी क्या भैया एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक लाइट कंसिस्ट विद टाइनी पार्टिकल कॉल्ड, क्या कहते हैं भैया, कॉल्ड फोटोन। ठीक है भैया, क्या कहते हैं उनको भैया, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है भैया, फोटॉन्स मतलब जो पार्ले जी का पैकेट होता है ना, पार्ले जी का पैकेट होता है, पार्ले जी के पैकेट में क्या होता है, पार्ले होते हैं। पार्ले क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही पार्ले जी का पैकेट कौन देता है, सूरज। किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन और पार्ले जी का पैकेट खाते हैं और क्या होता है भैया, एनर्जी आती है, और वो एनर्जी लेकर कहाँ होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है भैया, अब एनर्जी आ गई तो भैया पैकेट आ रहा है, इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं, फोटोन, छोटी छोटी फोटॉन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, नहीं मतलब फोटॉन्स, ये पूरा फोटॉन्स है। ठीक है भैया, पूरा फोटोन है, इसके अंदर क्या भरी पड़ी भैया, पार्ले जी बोले तो एनर्जी भरी पड़ी है। ठीक है भैया, ये फोटोन है और ये क्या है, इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी, हम क्या कह सकते हैं भैया, पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट को हम क्या कहते हैं भैया, फोटोन कहते हैं। फटाफट लिखिए भैया जल्दी से, बड़ा क्लियर है सबको ऑनलाइन में, आज बड़ी फोटोन, ठीक है भैया। देखिए भैया, फोटोन जो है पहले क्या है भैया, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया, मतलब सारी एनर्जी इसी फोटोन के अंदर भरी पड़ी होती है। ठीक है भैया, और यही एनर्जी खाकर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया, आपको ही देख लो भैया, अभी छोटे थे तो आप में एनर्जी इतनी थी नहीं, जैसे बड़े हो जाओगे तो एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, फिर आप घर छोड़ के भागने की बात करने लगे हुए। ठीक है भैया, चलो दूसरा बात करते हैं भैया, जो फोटोन होते हैं, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है भैया, जीरो होता है। अभी क्यों होता है, आप सुन लीजिए इसका। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल्स टू में रेस्ट मास ऑफ फोटोन, सब बोलते हैं भैया जीरो होता है, क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू में जीरो। देखिए भैया, हमने पढ़ा है भैया कि जब लाइट के फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन पे पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अब फोटोन रुक गया, अब फोटोन क्या हो भैया, अगर फोटोन के पास, फोटोन को किसने ऑब्जर्व किया भैया, इलेक्ट्रॉन ने। अगर फोटोन के पास मास होता तो इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ना चाहिए था, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद कोई मास नहीं बढ़ा इलेक्ट्रॉन का, केवल क्या बढ़ी भैया, एनर्जी। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं, इस बेस पे हम कह देते हैं भैया कि फोटोन का रेस्ट मास है ही नहीं, क्योंकि भैया जब तक कुछ चल रहा था, आया जनरल भाषा में कहूं तो भैया, हम पार्ले जी का पैकेट खाएंगे तो हमारा जितना वजन बढ़ेगा वो पार्ले जी के पैकेट के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है भैया, जब फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के पास आते हैं और इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो फोटोन वहां पर रुक जाते हैं, रुक गया भैया, रेस्ट हो गया। लेकिन हम देखते हैं भैया इलेक्ट्रॉन का किसी प्रकार का कोई भी मास इंक्रीज नहीं होता, जो मास पहले था वही मास अब भी है। तो इसका मतलब फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है भैया, जीरो होता है। क्या होता है भैया, चलो भैया अगली बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गए। मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास of photon can be given by photon, moving mass of photon is undefined, ठीक है भैया। इसका मास होता है ना, मूविंग मास फोटोन का, वो अनडिफाइंड होता है बाय रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन। ये क्या होता है भैया, रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन। हाँ, रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन क्या है भैया, m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन है। ठीक है भैया, ये क्या भैया, रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास होता है फोटोन किसी का भी। ठीक भैया, ये क्या भैया, वेलोसिटी ऑफ, हम फोटोन की बात करें तो यहाँ पे फोटोन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो भैया रेस्ट मास क्या होता है भैया, जीरो, पता है हमें। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या होती है भैया, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया भैया, 1 माइनस 1 क्या हो गया भैया, जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, क्या हो गया भैया, अनडिफाइंड। क्या हो गया भैया, तो फोटोन का मूविंग मास क्या होता है भैया, अनडिफाइंड होता है, इसके पास
जब मूव करता तब भी आप इसके मास को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर भैया ऑनलाइन सबको? जल्दी से लिखो भैया। दो स्वीटी सुपारी खा लिया, चलो भैया ठीक है। अब देखिए बेटो तू, आगे बढ़ते भैया। अब देखिए भैया, ठीक है भैया, फोटोन इज चार्जलेस पार्टिकल। क्या भैया? फोटोन इज साला मासलेस भी है, चार्जलेस भी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? फोटो, चुप हो जाओ। फोटोन इज चार्जलेस। क्यों भैया? कैसे बोला कि भैया फोटोन चार्जलेस है? तो भैया बता दूं, ध्यान दीजिए भैया, बता दूं आपको कि जब फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया तो भैया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा सीधा फोटोन निकल गया। फोटोन के पास किसी प्रकार का कोई भी चार्ज होता तो वो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अक्रॉस द फील्ड चलता, और पॉजिटिव चार्ज होता फोटोन पे तो अलोंग द फील्ड चलता। अलोंग द फील्ड मतलब फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में, और अक्रॉस द फील्ड मतलब फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है भैया, तो अगर अलोंग द फील्ड होता तो इसका मतलब फोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अक्रॉस द फील्ड चलता तो फोटोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हमें पता भैया कि वो कुछ चल ही ना, वो जैसा आया तो वैसे निकल गया सीधा सीधा, तो इसका मतलब फोटोन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। क्यों भैया? रीजन क्या भैया? नॉट इंटरेक्टेड विद किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है भैया फोटोन के पास किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, फिर यह चार्जलेस है। क्यों? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और ना ही ये आपको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो भी उसका भी पाथ क्या होता है? चेंज हो जाता है, याद है? सर्कुलर हो जाता है, याद है? ठीक है भैया, अगर 0 डिग्री का एंगल चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर कोई 0 डिग्री से दूसरा एंगल है, अगर 0 डिग्री का एंगल है तो सीधा सीधा निकल जाएगा, और अगर 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम है तो उसका पाथ कैसा रहेगा? हेलिकल। अगर उसका 90 डिग्री का पाथ है, 90 डिग्री का एंगल है, तो भैया पाथ कैसा होगा? परफेक्टली सर्कुलर। याद नहीं आते भैया? तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता रखी है। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, कोई सा भी एंगल में डाल दो उसको, सीधा जैसे आया वैसे चला गया। इसलिए क्या भैया? फोटोन इज चार्जलेस। क्या हो गया भैया? फोटोन इज चार्जलेस। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? आगे बढ़ते हैं। अगला भैया प्रॉपर्टी 5वीं। ठीक है भैया, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है इसका, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ना ही ग्रेविटी के साथ है। कोई बताएगा? फोटोन का ग्रेविटी के सात इन्फ्लुएंस होगा, इफेक्ट होगा? कोई ऑनलाइन में बताया मुझे, क्या फोटोन ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है? मैं पूछ रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा। मारी छे साड़ा। नो। अच्छा बताओ, एग्जांपल दो मुझे। चलो, इस ब्रह्मांड में कहीं पर ऐसा आपने देखा कि भैया कहीं ग्रेविटी के साथ इन्फ्लुएंस इफेक्ट करे, इंटरेक्ट करे, और क्या कहते हैं भैया, कुछ चेंज आए इसके अंदर? ब्लैक होल। देखिए भैया, आपने ये सुना होगा, ठीक है भैया, कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट को भी खींच लेती है। लाइट को खींचने का मतलब है कि लाइट के फोटोन को खींच लिया, है ना? लेकिन भैया यहाँ पर एक बात बता दो भैया, ये जो हम बात कर रहे हैं, खींचने की बात कर रहे हैं, तो खींचना खांचना ब्लैक होल भी नहीं खींचता कभी भी। बता दे रहा हूं मैं आपको, ब्लैक होल भी लाइट को नहीं खींचता। हम जो खींचने की बात करते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से करते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या कहती है भैया? कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन में r²। यही है ना भैया? इसे कहते हैं भैया न्यूटन का हिसाब से चल रहा है सारा का सारा। अगर मान लीजिए एक बॉडी, मान लो मैं ब्लैक होल की बात करता हूं, तो ब्लैक होल का मास क्या होता है भैया? इन्फिनिटी होता है। लेकिन फोटोन का मास क्या होता है भैया? 0 होता है। अभी बोला मैंने आपको, ठीक है भैया? तो भैया फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो फोर्स तो लगना ही चाहिए उसके पास, चाहे ब्लैक होल कितना भी मास वाला हो। फिर उसको ग्रेविटी कैसे खींच ले रही न्यूटन की? भैया ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है भैया, ये बताया था, सुन लो। हम जिस लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपका छोटा लेवल है। ठीक है भैया, ए चुप हो जा, छोटा लेवल है। ठीक है भैया, इस छोटे लेवल में केवल आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ते हो। ठीक है भैया, अभी यहां पर आइंस्टीन है। सोचो भैया, आइंस्टीन, अब देखो कितनी बड़ी बात बोलेंगे। इन्होंने बोला भैया ग्रेविटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मास है लेकिन ग्रेविटी नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक भैया, इन्होंने बोला भैया होता क्या एक्चुअल में? पता क्या होता है? होता यह है कि भैया जो भी मास वाली चीज होती है वो
ये जो स्पेस है ना, स्पेस, इसे कहते हैं स्पेस फैब्रिक, स्पेस फैब्रिक। ठीक है भैया। अब फैब्रिक पे अगर आप कोई चीज देखते हो, आपने कई बार वीडियो देखी होगी, कई सारी वीडियो देखी होगी, अगर फैब्रिक पे हम कोई मास वाली चीज रखते हैं तो फैब्रिक क्या होती है, बैंड कर जाती है, ऐसा कर्व बन जाता है उसके अंदर। ये देखिए जैसे ये रहा, ठीक है भैया, ये फैब्रिक है, ठीक है, ठीक है भैया। अब इसको ऐसे दूसरे बंदों को भी पकड़ा दूं और इसके बीच में कंचा रख दूं तो ये क्या होगा, फैब्रिक बैंड कर जाएगा, बैंड कर जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे क्या होता है भैया, जब कोई मास वाली चीज, ध्यान दीजिए भैया, जब कोई मास वाली चीज इस फैब्रिक पे पड़ती है तो वो क्या करती है, इसको कर्व कर देती है। क्या करती है, कर्व कर देती है। अब ब्लैक होल की मैं बात करता हूं, ठीक है भैया, कितना दिमाग था देखो बंदे, इसे कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब तक जितने भी फिनोमिना है सबको डिफाइन कर रही है, वेल डिफाइंड। और न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी या फिर जो थ्योरी दी है वो कई हद तक सही रहती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी नाम का एक ग्रह है, मरकरी। मरकरी के केस में ग्रेविटेशन फोर्स अलग आता है, गलत हो जाता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है, थ्योरेटिकली कुछ और निकलता है उस फॉर्मूले से। अर्थ और सन का बराबर निकल रहा है, एकदम बराबर, फर्स्ट क्लास, एकदम सही निकल रहा है। लेकिन मरकरी के केस में चीज क्या होता है भैया, गलत ही हो जाता है। अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, सन और मरकरी, सन और अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, और मरकरी और सन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ये फॉर्मूला क्या होगा, गलत आ गया, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, यहां से कुछ और आ रहा है। अगर ये फॉर्मूला सही होता तो मरकरी और सन के बीच में जितना ग्रेविटेशनल पुल था वैसे ही बिल्कुल सेम उतना ही रिजल्ट, जैसे जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन पुल की वैल्यू निकाल रहे हैं, पुल की वैल्यू निकाल रहे हैं, खिंचाव की वैल्यू निकाल रहे हैं, वैसे क्या होता है भैया, वही फॉर्मूला का अगर सही होता वो फॉर्मूला तो मरकरी और सन के बीच का भी पुल सही देता वो। लेकिन भैया अलग ही आ रहा है आंसर, और काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों आंसर में। प्रैक्टिकली मरकरी को सन अलग फोर्स से खींच रहा है और थियोरेटिकली अलग निकल रहा है। मतलब ये फॉर्मूला जो है ना वो गलत है, वो हर जगह पे अप्लाई नहीं है, हर जगह पे अप्लाई नहीं है। अब क्यों नहीं अप्लाई है, तो भैया यहाँ पे आगे आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बोला भैया न्यूटन तो बेवकूफ है। न्यूटन नहीं, ऐसा नहीं बोला, बहुत दिमाग वाले बंदे थे, 3-3 शादी की जिस बंदे ने, तो कितना दिमाग होगा सोचा। ठीक है, इज्जत करता हूँ मैं ऐसे बंदों की, ठीक है भैया। और ऐसे बंदे 3 शादी करते हैं, वरना तो एक बंदा एक ही शादी लेकर के पड़ा रहा है वो पूरी जिंदगी। ठीक है भैया, तो भैया उन्होंने क्या बोला, पता क्या बोला, उन्होंने बोला भैया कि अगर जो बॉडी मास वाली होती है ना वो स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। क्या करती है भैया, कर्व कर देती है। अगर मैं बात करूं भैया, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करता हूं तो हमारा सूरज है, सूरज का मास क्या है भैया, बहुत ज्यादा है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास केवल सूरज कैरी करता है, बाकी सब मास क्या है, प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, जो भी है 3.2 लाइट ईयर तक फैला हुआ है पूरा मास। क्योंकि 3.2 लाइट ईयर के क्षेत्र में जितनी भी चीजें आती हैं सबकी सब सूरज के चक्कर लगाती है। मतलब इतनी बड़ी बॉडी है ये, 3.9% मास केवल ये एक्वायर करती है 3.2 लाइट ईयर के क्षेत्र में। ठीक है भैया। अब क्या होता है भैया, ये क्या करता है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा, तो ये क्या करता है, स्पेस में बहुत ज्यादा कर्व क्रिएट कर देता है। ठीक है, और हमें पता भी है मरकरी यहाँ पर पास में और अर्थ क्या भैया दूर है काफी। तो देखिए भैया, अब देखिए जब कर्व के पास में, देखिए जो चीज कर्व के पास पे रहती है तो उस पे क्या होता है भैया, बड़ी तेजी से वो घूमती है। देखना होगा आपने एक्सपेरिमेंट देखना, तो जो चीज कर्व के ज्यादा कर्व के पास में रहेगी, कर्व में, तो उसका रोटेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मतलब उसके ऊपर फोर्स एक तरह से अगर हम नॉर्मली बोले तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है उस केस में। ठीक भैया, तो ये क्या हुआ, मरकरी देखिए यहाँ पे कर्व ज्यादा है तो इसलिए मरकरी के ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा इंफ्लुएंस लगेगा इसका, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है भैया, फॉर्मूले पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूले से करेगा तो गलत आएगा सब कुछ। ठीक भैया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, काफी ज्यादा दूरी है सन और अर्थ के बीच में, और कर्व भी यहाँ पर उतना नहीं है। ठीक है भैया, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 5 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या होता है, जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं थोड़ी बहुत एरर के साथ ठीक ठाक आता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो अलग ही मैकेनिज्म चल रही है। तो भैया ये एक्चुअल में ग्रेविटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये स्पेस टाइम में कर्व हो जाता है। हैवी मास की वजह से क्या होता है भैया, कर्व हो जाता है, और वो कर्व क्या करता है भैया, अलग तरीके से काम करता है। ठीक है भैया, मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि उस कर्व में सारी चीजें घूमती है। ठीक है भैया, कर्व यहां पर भी है लेकिन उतना कर्व नहीं होगा। अगर कर्व नहीं होता तो ये क्या होता, अब देखिए भैया, कर्व अगर चीजों को प्लेन कर दिया जाए, अगर मान लीजिए इसको आप खींच दो एकदम, ये प्लेन हो गया, तो ये चीज क्या होगी भैया, अलग भाग जाएगी ऐसे। जब तक कर्व रहेगा तभी तो घूमेगी इस चक्कर में, इस सर्कल में तभी तो घूमेगी जब तक कर्व रहेगा। लेकिन जैसे क्या हुआ, प्लेन हुआ, तो क्या हुआ, निकल गया। सन को गायब कर दूं, पता है सन को अगर हम सोलर सिस्टम से गायब कर दे तो ये कर्व क्या होगा, खत्म। सारे प्लैनेट क्या होंगे, जैसे चल रहे हैं वो ऐसे निकल जाएंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी में, जैसे ऐसे घुमा रहा हूं ना मैं किसी चीज को,
घूम रही है, जैसे मैं छोड़ दूंगा ना इसे तो ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल अर्थ वगैरह सबके साथ ही होगा। सन हटा दूं, सारी चीजें जिस डायरेक्शन में जा रही है ना उसी डायरेक्शन में सीधी सीधी क्या होंगी, निकल जाएंगी। मतलब ये जो कर्व बनाया है, ध्यान रखना भैया, आइंस्टाइन भाई कितना बंदा दिमाग वाला, सोचो मैं कोई सोच नहीं सकता इस चीज को, इमेजिनेशन देखो उस बंदे की, कॉपी पेंसिल्स किया है सारा, कभी वो कभी टेलीस्कोप लेके भी ऊपर नहीं देखा था आइंस्टीन ने, पता है। मैं बता रहा हूं कि टेलीस्कोप लेकर भी यूनिवर्स को कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था, कि ऑब्जर्व करो, केवल कॉपी पेन से पूरी की पूरी। 100 साल पहले एक थ्योरी दी थी जिसे कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी। इन्होंने सबसे, आइंस्टीन ने पहले बोला था कि ये जो ग्रेविटेशन वेव होती है ना, वेव होती है, वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है भैया। हमें नहीं पता था, ग्रेविटेशन फोर्स जानते थे, ठीक है भैया, लेकिन उन्होंने ग्रेविटेशनल रिपल्स होते हैं। जब कोई चीज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस फैब्रिक पे मैं बहुत जोर की कोई चीज, बड़ी मास वाली चीज टकराए तो क्या होगा भैया, इस फैब्रिक पे क्या होगी, वाइब्रेशन होगी, उसे ग्रेविटेशनल रिपल्स कहते हैं उनके हिसाब से। न्यूटन तो छोटा मोटा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं, ठीक है भैया, बहुत छोटा मोटा साइंटिस्ट था, ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट नहीं, ठीक है भैया। तो आप देखिए भैया, इतना ज्यादा दिमाग था। आजकल के बच्चे क्या है, व्हाट्सएप इंस्टा से ही फुर्सत नहीं मिलती। हम भी वही हैं, हम कौन से पुराने बच्चे हैं, हम भी व्हाट्सएप इंस्टा से फुर्सत नहीं। वो तो भाई उस टाइम, जिस टाइम में कुछ नहीं होता था, उस टाइम में इतना कुछ दिया गया था। सोचो कितना बंदा ब्रेनी होगा, कितना दिमाग वाला होगा, कितना खतरनाक लेवल होगा उसका, सोचो, ठीक है। हम आजकल यही नहीं पढ़ पा रहे जो देखे गए, यही आफत लगती है यार, क्या देके चला गया, मर आ गया था, पैदा होते के साथ ही मर गया तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और उस बंदे को देखो जिसने जो चीज कुछ, जब कुछ भी नहीं था तब इतना कुछ दे दिया। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, अभी देखो, अभी और देखो, अब हम ब्लैक होल की बात करते हैं इसी थ्योरी के हिसाब से, ऐसे डिफाइन कर दूंगा। ब्लैक होल का केस भी देखो, इसे कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहां से डिफाइन हो जाएगा ब्लैक होल की मिस्ट्री भी। अगर न्यूटन सही था तो न्यूटन का फॉर्मूला तो ब्लैक होल के केस में गलत हो रहा है, अब ब्लैक होल छोड़, मरकरी के केस में गलत हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो अब इस चीज से डिफाइन करता हूं मैं, लाइट क्यों चली जाती है ब्लैक होल के अंदर, लाइट ब्लैक होल के अंदर क्यों चली जाती है। देखिए भैया, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बोले तो इन्फिनिटी, क्या होता है भैया, इन्फिनिटी। तो जो ये स्पेस टाइम में जो फैब्रिक है उसमें जो कर्व बनाएगा ना, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी तक ही बनाएगा, ये इन्फिनिटी कर्व पहुंच जाता है पूरा का पूरा, ठीक है भैया। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, ठीक है भैया। यहां पर सब चीजें क्या होती है, सिंगल हो जाती है, एक हो जाती है। अब देखिए भैया, आपको पता है जो आपकी लाइट होती है वो कहां पे चलती है भैया, स्पेस में, फैब्रिक के ऊपर, स्पेस फैब्रिक में। तो जब लाइट जा रही है तो भैया लाइट क्या होगी, यहां जाएगी, ये स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, चलेगी। लेकिन ये स्पेस क्या हुआ, यहाँ पे बैंड हो गया, तो लाइट तो स्पेस में चलेगी ना, तो वो भी क्या होगी, बैंड हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लाइट स्पेस के अलावा कहीं और नहीं चल सकती, ठीक है भैया। अब ये लाइट चलती जा रही है, चलती जा रही है, क्योंकि हमें पता है ये एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हमें मान के चलते कि लाइट कभी नहीं आने वाली, लाइट एक बार एंट्री मार गई तो कभी नहीं आने वाली है। तो मान के चलते भैया सारी इंफॉर्मेशन, सारी लाइट वगैरह जो ब्लैक होल के अंदर जाता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है भैया। बाकी लाइट जा रही है, अंदर चल रही है। अगर इसको इवेंट होराइजन, मतलब इवेंट इसे कहते हैं भैया, जो ब्लैक होल का जो आउटर, जो इसका सरकमफेरेंस होता है, जिसको जो आप दिखता है, जो आपको किनारा दिखता है, उसे कहते हैं इवेंट होराइजन। जैसे इवेंट होराइजन का पार करती है वैसे क्या होती है, कहां जाती है, ब्लैक होल के अंदर। सिंगुलैरिटी नहीं जा सकती ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ही नहीं, जिस स्पेस पे चल रही थी वो स्पेस यहाँ से बैंड हो चुका है, ठीक है, वो कर्व यहाँ से बैंड हो चुका है, कर्व हो चुका है, तो वो कर्व पाथ को ट्रेवल करती है, ट्रेस करती है, ठीक है। जब इसको कभी ट्रिलियंस ऑफ साल में जब इसको सिंगुलैरिटी मिलेगी तो फिर यहाँ से क्या होगा, ऊपर आएगा ये, तब पता नहीं कब होगा, हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है भैया, हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो खैर ये चलो, ये भैया देखो कितना बंदा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके, इस चीज को मैं डिफाइन बता दे रहा हूँ कि भैया ऐसा होता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए भैया, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, ये ऐसे नीचे से पुल करके ऐसे चलेगी, तो भैया आप जब साइकिल चलाओगे तो क्या होगा, यहां से जाओगे, इसके नीचे जाना पड़ेगा, फिर आओगे ऊपर। बिल्कुल सेम लाइट यही करती है, लाइट भी यही करती है, ठीक है भैया। मतलब आप कह सकते हो कि न्यूटन का कोई भी रोल नहीं है ज्यादातर, बस वो दे दिया थोड़ा बहुत फॉर्मूला। न्यूटन एक्चुअल में पता क्या था, दूसरे की चीजों को देख के ना नकल मारकर वही लिख देता था। हाँ, वो न्यूटन जो था ना, थोड़ा मतलब कि जैसे एडिसन था, थॉमस एडिसन क्या था ना भैया, कि वो भी थोड़ा नकलची बंदर था। निकोल टेस्ला की आधे से ज्यादा पेटेंट उसने कर दिया अपने नाम पे। निकोल टेस्ला बेचारा उसके अंडर में काम करता, कल ही मतलब उसके अंडर काम करता, वो करके आता था, अपना नाम छाप के देता था, ये मैंने किया है, ठीक है। अब पता नहीं बल्ब भी उसने किया नहीं किया, हो सकता है निकोल टेस्ला ने किया।
ठीक है भैया, चलो खैर कोई बात नहीं। तो भैया ये हो गया। तो मतलब ब्लैक होल नाम की एक चीज है जो लाइट को खींच सकती है, खींचती नहीं एक्चुअल में, लाइट के पाथ को क्या करती है, कर्व कर देती है। समझ गए हम क्या बात कर रहे थे? हाँ चलो ठीक है भैया, क्लियर है ये चीज जो मैंने बकवास किया आज? सबको क्लियर है ऑनलाइन में? ऊंची लेवल की चीज तो नहीं बता दी मैंने आपको? ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, बात करते हैं भैया, ठीक है आगे बात करते हैं, ठीक है चलो बिटोरो में इसको ध्यान दीजिए भैया। ठीक है भैया, अब दूसरी बात है भैया स्पीड ऑफ फोटोन। स्पीड अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, देखो खतरनाक चीज, फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन। स्पीड ऑफ फोटोन कितनी होती है भैया? स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल्स में क्या होता है भैया? फोटोन क्या होता है भैया? लाइट की स्पीड के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के, क्योंकि लाइट के तो पार्ट है ये, लाइट के तो पार्टिकल है, जितनी देर लाइट चलेगी उतनी है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि भैया लाइट की स्पीड के बियॉन्ड कोई चीज चल ही नहीं सकती। पता है? सुना होगा ना भैया, लाइट की स्पीड के बियॉन्ड कोई चीज नहीं सकती जिसके पास मास है। यहां पे अब देखो भैया, ये भी बोलते हैं भैया अगर कोई चीज तेज चल जाएगी तो आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन होगा। भैया आइंस्टीन बहुत महान चीज है, बहुत महान चीज। उसने केवल ये बोल दिया था कि वही चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती जिसका मास हो। जिसके पास मास होता है वो कभी लाइट की स्पीड एक्वायर कर ही नहीं सकती। हम नहीं चल सकते लाइट की स्पीड से क्योंकि हमारा मास है। जो भी चीज होगी इस यूनिवर्स में जिसके पास मास होगा वो लाइट की स्पीड कभी नहीं अटेंड कर पाएगी। यानी जिसके पास मास नहीं होगा केवल वही लाइट की स्पीड से चल सकता है। पहले हम अपने मास को 0 कर ले, फिर हम लाइट की स्पीड एक्वायर कर सकते हैं। कैसे भैया? क्योंकि भैया आपको पता भैया, अगर न्यूटनियन मैकेनिक्स को देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। अगर इसको 0 कर दूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? इन्फिनिटी। लाइट की स्पीड एक्वायर कर लेंगे। जो चीज एक्सेलरेट करेगी इन्फिनिटी से तो लाइट की स्पीड तो एक्वायर कर लेगी ना। लेकिन भैया न्यूटनियन मैकेनिक्स के सर फिर तो आइंस्टीन गलत हो रहे हैं यहाँ पे। आइंस्टीन ने पहले बोला था भैया कि जिसके पास मास होगा वो लाइट की स्पीड कभी अटेंड नहीं कर सकती। लेकिन एक टैक्योन नाम का पार्टिकल है। टैक्योन क्या होता है भैया बता देता हूं भैया। टैक्योन टाइम का पार्टिकल है। देखिए भैया क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, इधर सुन ले मेरी बात, मेरी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। आइंस्टीन कहते हैं, सॉरी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे, ठीक है भैया, अगर आगे पढ़ोगे तो ठीक है, 14 फरवरी नहीं मनाते रह गए, तो अगर आगे पढ़ोगे, अगर आपके दिन अच्छे रहे तो भैया ध्यान रखना कि आगे पढ़ोगे भैया टैक्योन लाइट जो होती है ना, खैर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी फिनोमिना होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी चीजें एग्जिस्ट करती है, जितने भी फोर्स है, हर चीज मतलब कोई ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो पार्टिकल से नहीं मिलके बनी है। सब चीज पार्टिकल से मिलके बनी होती है। लाइट भी क्या भैया? पार्टिकल से मिलके बनी है। टाइम भी पार्टिकल से मिलके बना है। जिन पार्टिकल से मिलके बना है टाइम, उसे कहते हैं भैया टैक्योन। क्या कहते हैं भैया? टैक्योन नाम का एक पार्टिकल है। सुना होगा नाम? पता नहीं सुना होगा तुम लोग तो, कहां जाते हो तुम्हें, इंस्टा से ऊपर ही नहीं जाते तुम लोग तो, ठीक है भैया। टैक्योन नाम का पार्टिकल है जो लाइट की स्पीड से तेज चलता है। मतलब आइंस्टीन की थ्योरी को वायलेशन नहीं कर रहा ये भी। पता है क्यों? क्योंकि हम बता देंगे भैया कोई चीज, देखिए भैया मास वाली चीज लाइट की स्पीड से कभी नहीं चल सकती। 0 मास वाली चीज लाइट की स्पीड से चल सकती है, लेकिन अगर मास नेगेटिव कर दिया जाए तो वो लाइट की स्पीड से तेज चल सकती है। कितनी आसानी समझ में आ रहा है आपको? इतनी क्वांटम फिजिक्स की बात है, ठीक है भैया। ये क्वांटम फिजिक्स है। डायग्राम देख के ही आपको 4 साल लग जाते हैं समझने में, क्वांटम फिजिक्स के डायग्राम, ठीक है भैया। तो भैया टैक्योन नाम का एक पार्टिकल है जिसके पास नेगेटिव मास होता है, और उसी से क्या बनती है भैया? आपका टाइम बना है, समय, ठीक है भैया। तो और ये भी देखो भैया थ्योरी दी गई और ये भी बोल दिया कि भैया आप इसको कभी नहीं ढूंढ सकते सामने से। पता क्यों? क्योंकि भैया ये लाइट की स्पीड से तेज चलता है। और आप किसी चीज को कब देख पाते हो? जब वो लाइट की उसके ऊपर पड़े, लाइट उसको पड़ेगी तभी आप उसको देख पाओगे। साला लाइट पहुंचेगी नहीं उससे पहले टैक्योन तो उससे बहुत आगे निकल जाएगा, तो कहां देख पाओगे? जब लाइट उसमें पड़ ही नहीं पाएगी तो रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं पाएगी। जब आ ही नहीं पाएगी तो आप कभी देख ही नहीं पाओगे। समझ गए भैया? तो ऐसे ऐसे थ्योरी है भैया, ध्यान रखना भैया। हाँ भैया, नहीं पेपर में नहीं आ रही, लेकिन बता दे रहा हूं मैं, पता है ऐसे चला ना, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था ना भैया मास वाली चीज कभी भी लाइट की स्पीड एक्वायर नहीं कर सकती। तो लाइट
जिसका मास 0 लाइट की स्पीड एक्वायर कर सकती है, और लेकिन अगर इसका मास नेगेटिव हो जाए तो वो लाइट की स्पीड से क्या होगा, तेज जाएगा। ऐसे पता लग गया, थ्योरेटिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल तो तू कभी नहीं कर पाएगी। क्या, अच्छा, नॉट इंटरेक्टेड, इंटरेक्टेड, अब इनफ्रैक्टेड लिखा हुआ है ना, सही कह रहा है, वो टी था, एफ नहीं था, बता इसे, इंटरेक्टेड विद। ए भैया, चलो भैया, अभी चल रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, तू बड़ी होगी तो पता लगा लेगी, चल टेंशन मत ले, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया, मैं क्या बता रहा, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। छठा, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी गिवन बाय, फोटोन कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय एच न्यू। एच क्या है भैया, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया, कांस्टेंट, मुझे ही पता क्यों बोल रहा, 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है भैया ये। और न्यू क्या भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी है। फटाफट लिखे भैया, फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी। अबे भाई मैंने खाना वाना छोड़ दिया, तू मत खा लिया, साढ़े बहुत मार वरना गलत चीजें फेंक दिया इसको बाहर, नाली में फेंक दिया इसको। नहीं छोड़ दिया, अब दारू पीना चालू कर दिया मैंने। कोई बच्चा अगर चढ़ावा लाया समय मंदिर में तो भी खतरनाक बातें बताऊंगा। चलो आगे बढ़ता हूँ, बता दू। देखिए भैया, तो फोटोन के बारे में और है भैया, कौन सा प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी नंबर 7 कि भैया कह रहा भैया दी एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। ए चुप रहा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा भैया 8वां, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब देखिए भैया, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी का मीनिंग अलग अलग होता है। वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी बोले तो एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बोले तो वेव की एनर्जी। वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी, क्या होता है भैया, और यहां पर इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन कितने आ रहे हैं पर सेकंड में, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक भैया। तो यहां पर एनर्जी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसके अंदर प्रेजेंट फोटॉन्स की एनर्जी ही उतनी ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं भैया रेड की, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, कम होती है, तो उसकी एनर्जी, फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी भैया, कम होगी, ठीक है। लेकिन वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है भैया, तो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की और फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी भैया, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है भैया, intensity of light is directly equal to number of photon present, ठीक है, कितने फोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है भैया। अगला भैया देखिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के बाद मोमेंटम भी होता है, क्या होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन कैन बी गिवन बाय क्या, आपको पता है एनर्जी क्या होता है, mc स्क्वायर होता है, h न्यू भी होता है, mc को m.c ये कर लो भैया, कर दिया, h न्यू कर दिया, तो भैया mc क्या होता है भैया, मास इनटू में वेलोसिटी, क्या हुआ मोमेंटम c, और क्या भैया h न्यू है ना, तो जब c को झल लेगा तो क्या हो गया आपका h न्यू अपॉन में c, भैया न्यू अपॉन, देखिए c अपॉन में न्यू होता है वेवलेंथ, c अपॉन में न्यू क्या होता है भैया वेवलेंथ, तो न्यू अपॉन में c क्या होगा 1 में वेवलेंथ, तो भैया ये मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, ठीक है भैया। लैम्डा क्या है भैया, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है भैया, फटाफट लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर है, ऑल बच्चों को क्लियर है।
कल भैया और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ समय पंडित पधारेगा आपके आगे। तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।